नमस्कार, मेडिकल माइक में आपका स्वागत है। मैं संदीप सिंह। मेडिकल माइक की टीम आज पहुंची है एम्स पटना में। आज हम लोग के साथ वीना मैम हैं। वीना मैम डिपार्टमेंट हेड हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी एम्स पटना की। मैम स्वागत है। थैंक यू। मैम प्लास्टिक सर्जरी को लेके बहुत लोग में गलत फहमियाँ हैं कि इसमें प्लास्टिक का यूज़ होता है और क्या है, जागरूकता कम है। तो क्या प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट बेसिकली है क्या? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में जो है ना, वो नाम से कभी नहीं पता चल पाता है कि शरीर के किस अंग की सर्जरी होती है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जन सिर से लेकर के पैर तक किसी भी अंग का दोबारा से पुनर्निर्माण करते हैं। अगर वो अंग कैंसर में या एक्सीडेंट में नष्ट हो जाता है या फिर विकृत हो जाता है, तो उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मूलतः प्लास्टिक सर्जन का जो काम है, ये है कि शरीर के अंग को तोड़ मड़ोड़ करके एक अच्छा शेप देना, या फिर कहीं का अंग लेकर के किसी और अंग को नए सिरे से निर्माण करना। तो प्लास्टिक सर्जरी में कहीं भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता है, ये समझने की ज़रूरत है। मैम इसमें एम्स ने बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं और टिपिकल केसेस आते हैं। इसमें और क्या लोग नया कर सकते हैं या डिपार्टमेंट नया क्या कर रहा है? देखिए, अभी के लिए एम्स पटना में जो प्लास्टिक सर्जरी विभाग है, वो प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड हर बीमारी का इलाज कर रहा है आज की तारीख में। चाहे वो जन्मजात विकृति हो, कटे होंठ तालू हों, या फिर कैंसर के बाद अंगों का पुनर्निर्माण हो, या एक्सीडेंट में किसी का हड्डी निकल जाता है या हड्डी खुल जाती है, उसको ढकने का काम करना, या फिर कोई एक्सीडेंट या मशीन से किसी की हाथ या उंगलियां कट जाती हैं, सिर के बाल त्वचा के साथ पूरे निकल जाते हैं, उनका पुनर्रोपण, जिसको कि हम लोग रीप्लांटेशन बोलते हैं, ये भी कार्य कर रहा है। तो लगभग सारे कार्य कर रहा है। भविष्य में हमें दो काम करने की ज़रूरत है। एक तो हमें एम्स में बर्न सेंटर को इस्टेब्लिश करना है, जिसमें तुरंत के जले हुए रोगियों की देखभाल होगी। तो सबकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि एम्स का बर्न सेंटर का निर्माण शुरू हो चुका है। अभी लगभग 1 वर्ष में ये बनकर के तैयार हो जाएगा। इसमें 80 बेड जनरल पेशेंट्स के लिए होंगे और 20 आईसीयू होंगे, अपना ऑपरेशन थिएटर होगा, और साथ ही इसमें स्किन बैंक की व्यवस्था रहेगी कि जो मरने वाले रोगी हैं या जो मर चुके हैं, कैडावर्स जिनको बोलते हैं, उनका त्वचा निकाल करके और प्रिजर्व करके स्किन बैंक में रख दिया जाएगा। और फिर कोई मरीज़ जो जल जाता है, जिसमें कि अपनी त्वचा नहीं रहती है, वहाँ पर इस कैडावरिक स्किन को लगाते हैं। तो एक तो ये काम है। दूसरा जो हमें काम करना है, वो है हैंड और फेस ट्रांसप्लांटेशन। जैसे आप लोग किडनी ट्रांसप्लांटेशन सुनते हैं कि एक किसी का किडनी लेकर के दूसरे में लगाया जाता है। तो ऐसे में ही जो कैडावर्स होते हैं, जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं, उनके हाथ हम किसी ऐसे मरीज में, जिंदा व्यक्ति में लगा सकते हैं जिसके किसी कारणवश दोनों हाथ कट गया हो। तो इसको हैंड ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। उसी तरह से फेस का होता है। तो ये दोनों काम है जो अभी एम्स पटना के प्लास्टिक सर्जरी विभाग को करने की ज़रूरत है, और हम इसमें लगातार प्रयासरत हैं। अभी भी लोग मैम प्लास्टिक सर्जरी कराने से लोग कतराते हैं, जबकि प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत अच्छा विभाग है और इससे लोगों को बहुत सारी नया जीवन, कहें कि नया जीवन मिलता है। अभी भी लोग क्यों, आखिर क्यों कतराते हैं? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में होता क्या है ना, कि सबसे पहला जो लोगों के मन में डर होता है, वो है खर्च को लेकर के। उन्हें लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी की विधि जो होती है वो बहुत महंगी होती है और वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं फिर से शेयर करना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑल डिपेंड करता है कि हम किस तरह की विधि से सर्जरी कर रहे हैं। जैसे जो अंगों का पुनर्निर्माण, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होता है, उसमें खर्चे ज़्यादा नहीं आते हैं, और उसके लिए आयुष्मान भारत योजना हो या फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम या मुख्यमंत्री राहत कोष, इन सब से गरीब मरीजों के लिए फंड्स आते हैं। जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, वो ज़रूर महंगा होता है। वो इसलिए महंगा होता है क्योंकि उसमें नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर भी मैं लोगों को कहूँगी कि जिनकी जहाँ पे ज़रूरत है, वो अपने प्लास्टिक सर्जन से ज़रूर मिलें। खर्च
को लेकर के कतराएं नहीं। और दूसरा जो डर होता है लोगों के मन में कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी में क्या किया जाएगा, तो ये भी लोगों का मन में एक लिमिटेशन, एक रिजर्वेशन होता है कि हम प्लास्टिक सर्जन के पास जा कर के क्या कहेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं मालूम है हम कैसे केसेस को डील करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने आज के वेबिनार में भी दिखाया है कि प्लास्टिक सर्जरीज़ का क्या हॉराइजन्स होता है, इनका लिमिटेशन क्या होता है, किस तरह के केसेस हम लोग हैंडल करते हैं। तो उन केसेस के लिए मरीज को हमेशा एक प्लास्टिक सर्जन से मिलना चाहिए और डर की कोई संभावना नहीं रहनी चाहिए। ये किसी भी आम सर्जरी की तरह ही प्लास्टिक सर्जरी भी होता है। मैम, आज वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कि वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे पे तो मैं सभी लोगों को सबसे पहले अपने तरफ से शुभकामना देना चाहती हूँ और ये जानकारी देना चाहती हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी की उत्पत्ति भारत से हुई है और प्लास्टिक सर्जरी का जो हम डे भारत में मनाते हैं वो भी भारत ने ही विश्व को दिया हुआ है। तो ये अब विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाता है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहें, जागरूक रहें और जितने इन्फॉर्मेशंस आप लोग अभी सुन रहे हैं वो सिर्फ अपने तक ना रखें, अपने आसपास, अपने घर में, अपने गांव में, शहर में, हर जगह इसको फैलाने की कोशिश करें ताकि जिन मरीजों को प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत है वो सही डॉक्टर के पास सही समय में पहुंच सकें। ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जैसा कि आपने बताया कि रिकंस्ट्रक्शन भी एक प्लास्टिक सर्जरी विभाग में होता है जिससे लोगों को नया जीवन मिलता है। सरकार का क्या योगदान है इसके लिए? क्या सरकारें कर रही हैं लोगों को इसमें सहयोग, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से? देखिए, पहले तो काफ़ी वर्षों पहले तक सरकार के मन में भी ये ख्यालात था और आम जनता में भी कि प्लास्टिक सर्जरी एक ऑप्शनल सर्जरी है, लग्जरियस है, जिनको शौक़ हो वो करवाएं। आज की तारीख में ये साबित हो चुका है कि प्लास्टिक सर्जरी मरीज की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ सुंदर बनाने वाला सर्जरी नहीं है। इसमें लोगों का जो अंग होता है, जो नष्ट हो जाता है या फिर काटना पड़ता है कैंसर के कारण, उसको हम दोबारा बनाते हैं जिससे मरीज़ जितने भी वर्ष का जीवन उसका है इस धरती पर, उतने वर्ष वो कॉन्फिडेंस के साथ रहे, वो समाज में लोगों से मिलने से कतराए ना। हम ये कॉन्फिडेंस इस सर्जरी के माध्यम से उनमें भरते हैं। तो अब धीरे धीरे सरकार भी जागरूक हो रही है और जगह जगह मेडिकल कॉलेजेस में प्लास्टिक सर्जरी विभाग खुल रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी के ब्रांचेज़ में जो पीजी की पढ़ाई होती है, पहले सीट्स कम थे, अब वो बढ़ रहे हैं और सरकार ने अपने जितने भी हेल्थ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें प्लास्टिक सर्जरी पेशेंट्स के लिए भी फ़ंड रखा हुआ है। तो ये सब इनकरेजिंग बातें हैं, सरकार की तरफ से इनकरेजिंग स्टेप्स हैं। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी का विभाग जो है वो एक इसेंशियल सर्विस में होना चाहिए, ये सरकार को समझने की ज़रूरत है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि आप जैसे जनरल सर्जरी का डिपार्टमेंट, जैसे कार्डियक सर्जरी रखते हैं, उसी तरह से आपको हर हॉस्पिटल में, हर मेडिकल कॉलेज में एक प्लास्टिक सर्जरी विभाग ज़रूर रहना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए प्लास्टिक सर्जरी पे। और जहाँ तक बात है लोगों की, तो लोगों को इसमें कैसे जागरूक किया जा सके, ये मैम से हम जानना चाहेंगे। देखिए, लोगों को जागरूक करने का तो सबसे बड़ा माध्यम आप जो अभी कर रहे हैं मीडिया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते रहे हैं, अपनी बात पहुंचाते रहते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में जो मरीज़ और उनके घर वाले आते हैं उनको भी पूरी तरह से जागरूक करने की कोशिश करते हैं। हमारा नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स है जिसमें हम बहुत सारे जन जागरूकता कार्यक्रम करते हैं और इसका वेबसाइट का लिंक अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। फेसबुक पेज पर भी ये सारे लिंक्स रहते हैं जिसमें कि प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड अलग अलग बीमारियों के बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितने मिथ्स हैं, उनको ब्रेक किए जाते हैं। लोगों के जो अपने मन में शंकाएं रहती हैं उसको दूर किए जाते हैं। तो इस तरह के पूरे भारतवर्ष में ही प्लास्टिक सर्जन्स कोशिश कर रहे हैं और एक्चुअली यही जागरूकता फैलाने के लिए ये प्लास्टिक सर्जरी दिवस का आयोजन किया गया है।
मीडिया अपनी पूरी जिम्मेवारी का वहन अच्छे तरीके से करेगी, इन बातों को लोगों तक जन जन तक पहुंचाएगी। मैम से हम जानना चाहेंगे मेडिकल माइक के लिए क्या शुभकामनाएं हैं? मेडिकल माइक के लिए सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप आज हमारे वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे के उपलक्ष्य पर आकर के हमारी बातों को जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरे मेडिकल माइक की टीम की प्रशंसा करती हूँ इस प्रयास के लिए और बधाई देती हूँ कि आप जो डॉक्टर्स की अलग अलग ब्रांचेस के डॉक्टर्स की बातों को आम जनता तक पहुँचा रहे हैं, उनमें जागरूकता आप क्रिएट कर रहे हैं, वो एग्जेम्पलरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम जुड़ने के लिए।